हिंदी है तो हिंदुस्तान है, हिंदी हम सब की पहचान है। हिंदी भाषा की आज की इस क्लास में हम क्रिया और क्रिया के विभिन्न रूपों का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद हिंदी आपके लिए सबसे आसान सरल टॉपिक हो जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो जल्दी शुरू करते हैं आज की ये क्लास। उससे पहले एक ज़रूरी बात, अब तक आपने हमारे चैनल को जो सहयोग और आशीर्वाद प्रदान किया है उसके लिए आप सबका दिल से कोटि कोटि आभार, अभिनंदन, धन्यवाद। अपना प्यार भरा आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप सबको मिलती रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका और हमारा ये प्यार बना रहे। शुरू करते हैं आज का हिंदी भाषा का टॉपिक, क्रिया। तो दोस्तों, क्रिया क्या होती है? आप किसी भी वाक्य को देखते हो, जैसे कि ये पहला वाक्य ले लीजिए, कृष्ण दौड़ रहा है। दूसरा वाक्य ले लीजिए, राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर किसी भी वाक्य को जब आप देखते हो तो वहाँ पर आपको काम का होना पाया जाता है, यानी काम कौन सा हो रहा है, और काम होने को बताने वाला जो शब्द होता है उसी को हम क्रिया कहते हैं। कृष्ण दौड़ रहा है, दौड़ने का जो काम हो रहा है उसे बताने के लिए दौड़ रहा है शब्द आया है। राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ना जो कार्य उसको बताने के लिए पढ़ता शब्द आया है। तो यहाँ पर जिस शब्द से कार्य का होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। परिभाषा भी यही है, क्रिया यानी कर्म, कार्य करना। तो जिस शब्द से काम का करना या होना पाया जाए, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, जिस शब्द से काम करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। एग्जाम में जब क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको इसके ऊपर टिक लगा के आना है कि जिस शब्द से काम का होना पाया जाए, जिस शब्द से काम के होने का बोध पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, कृष्ण दौड़ रहा है, यहाँ दौड़ने का काम हो रहा है, और कृष्ण जो कि इस वाक्य का करता है वो दौड़ रहा है। इसी प्रकार से अगला वाला वाक्य, राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ने का काम हो रहा है, जो कि राम इस वाक्य का कर्ता कर रहा है, यानी काम को करने वाला उसका कर्ता होता है, और जो काम होता है उस शब्द को बतलाता है वो शब्द क्रिया होता है। और जिस काम को किया जाता है, यानी काम क्या कर रहा है, तो वो होता है उसका कर्म। इसी के आधार पर क्रियाओं के भेद किए गए हैं। अगर कर्म सहित है तो सकर्मक, और कर्म नहीं है तो अकर्मक। ये हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तीसरा उदाहरण देखिए, राधा खाना बनाती है। तो राधा करता है और बनाने का कार्य कर रही है। जो बनाना शब्द है वो बनाती है क्रिया को बतलाता है। सूरज उदय हो गया है, तो होना सूरज के उदय होने को बताया गया है, तो यहाँ पर उदय होने का कार्य हो रहा है। पांचवें उदाहरण में सैनिक गोली चला रहा है, गोली चलाने का कार्य हो रहा है, यानी जहाँ पर भी कार्य होता हुआ या हो चुका हो या हो रहा हो, प्रकट हो, वहाँ क्रिया होगा। इन सब उदाहरणों को आप अगर देखोगे ध्यान से तो प्रत्येक उदाहरण में कार्य के होने को बताया गया है। जहाँ पर कार्य के होने को बताया जाए वहाँ होती है क्रिया। यही क्रिया की परिभाषा है। और क्रिया जिस मूल धातु से बनती है, यानी क्रिया जिस मूल शब्द से बनती है उसे धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे आप पढ़ना, हंसना, लिखना, देखना आदि शब्दों को देखते हो तो ये क्रिया है, लेकिन क्रिया का ये संपूर्ण रूप है, और इसके मूल रूप को हम धातु कहेंगे। जैसे पढ़ना का पढ़, गाना का गा, सोना का सो, हंसना का हंस, रोना का रो, दौड़ना का दौड़, जाना का जा, आना का आ, देखना का देख। ये मूल रूप है और इसी को हम धातु कहते हैं। इनके पीछे जब हम ना लगा देते हैं तो ना लगा देने पर यह संज्ञार्थक क्रिया का रूप ले लेती है, यानी धातु के पीछे ना लगाने से जो रूप बनेगा उसको हम संज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। और संज्ञार्थक क्रिया संज्ञा की तरह प्रयुक्त होती है। जैसे मैंने कहा, हंसना सब जानते हैं,
तो हंसना क्रिया है लेकिन संज्ञा की तरफ प्रयुक्त हुई है, तो ना लगाने पर वो संज्ञा की तरफ प्रयुक्त होती है। ये तो हो गया संज्ञार्थक क्रिया। और धातु का मूल रूप यानी कि हंसना, तो हंस धातु है और जिस काम से हंसने का पता चले या जिस शब्द से काम के होने का पता चले वो होती है क्रिया। इनसे काम के होने का पता चल रहा है, तो काम होने का जिस शब्द से पता चले वो क्रिया। और क्रिया के मूल रूप को हम कहेंगे धातु, और ना लगाने पर, धातु में ना लगाने पर जो रूप बने वो संज्ञार्थक क्रिया। इतना सा ध्यान रखना है। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बतला सकते हो। अब क्रिया के भेद की बात की जाए तो क्रिया के मात्र 2 भेद हैं, पहला सकर्मक, दूसरा अकर्मक। एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको जवाब देना है कि क्रिया के 2 ही भेद होते हैं, इससे ना कम ना ज़्यादा। पहला सकर्मक, दूसरा अकर्मक। क्रिया के मात्र 2 भेद, ना कम न ज़्यादा, यही आपको बतलाना है। सबसे पहले हम सकर्मक के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जिसमें क्रिया अपने साथ कर्म को लेकर आए, यानी जिसमें स का मतलब साथ में, और कर्म यानी कर्म जिसके साथ हो वह सकर्मक क्रिया होगी। कर्म साथ में हो। जैसे कि अब आपसे मैं एक बात कहूँ कि कृष्ण आम खाता है, तो कृष्ण मेहनत कर रहा है खाने की। जैसे कि इस वाक्य में गीता कपड़े धोती है, गीता इस वाक्य का कर्ता है, कर्ता तो मेहनत कर ही रहा है, कर्ता के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। धोना यहाँ पर क्रिया है तो धुलाई हो रही है, लेकिन गीता जो कि धुलाई कर रही है, मेहनत कर रही है, कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। बेचारे कपड़े भी तो धुल रहे हैं, उन पे भी तो प्रभाव पड़ रहा है। तो कपड़े इस वाक्य का कर्म है। आपने कारक पढ़ा था, कारक के अंतर्गत कर्म था, तो वही कर्म, वो कर्म जो होगा वो वाक्य में आता है। और हिंदी बड़ी वैज्ञानिक भाषा है। सबसे पहले वाक्य में आता है वाक्य का कर्ता, फिर कर्म और क्रिया। सीधी सी बात है। जब सकर्मक क्रिया में कर्ता भी हो, कर्म भी हो और क्रिया भी हो, जब ये तीनों हो आपको नजर आ जाए तो सकर्मक क्रिया है। इसमें से अगर कर्म गायब हो जाए तो समझ जाना सकर्मक नहीं है। तो सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ में कर्म होता है उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, गीता कपड़े धोती है, तो गीता कर्ता है, कपड़े में क्या है, कर्म, और धोना क्रिया है। तो इस धोना जो क्रिया है उसका प्रभाव कर्म यानी कपड़े के ऊपर पड़ रहा है। गीता यानी कर्ता पे तो प्रभाव पड़ ही रहा है, साथ में उसका जो कर्म है यानी क्या कर रही है, कर्म का पता आपको इस शब्द से चल जाएगा। आप वाक्य में क्या लगा सकते हो क्रिया के पहले, जैसे धोना क्रिया है, उसके पहले आप क्या लगा के देखोगे, आपको जवाब मिल जाता है। तो आप समझ जाना कि वाक्य में कर्म है। क्या से अगर पता ना चले तो आप दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हो, किसको, अगर इससे क्या से पता ना चले, किसको क्रिया के पहले शब्द लगा के देखोगे तो आपको कर्म का पता चल जाएगा। या तो सकर्मक को जानने के लिए ट्रिक के रूप में आप क्रिया के पहले क्या लगा के देखो, क्या से पता नहीं चले तो किसको लगा के देखो। दोनों ही में से एक का भी अगर आपको जवाब मिल जाए तो वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आप एग्जाम में क्वेश्चन में ऑप्शन में सकर्मक के ऊपर उसका जवाब लगा के आ सकते हो। क्या और किसको, इन दोनों में से एक का जवाब मिल जाएगा, यही ट्रिक है। तो गीता क्या धोती है, कपड़े, यानी समझ जाओ कि ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। कृष्ण देखता है, क्या देखता है भाई, गाय देखता है, तो गाय इस वाक्य का कर्म है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। इसमें धोना क्रिया का फल केवल गीता कर्ता पे नहीं पड़ता, कर्म पर पड़ता है। इसमें देखना क्रिया का फल केवल कृष्ण पर नहीं पड़ता, साथ में गाय पे भी पड़ता है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। अकर्मक क्रिया को देखिए दोस्तों, नाम से स्पष्ट है, हमने बोला हिंदी सबसे वैज्ञानिक भाषा है।
जो शब्द होता है उस शब्द से आप पहचान सकते हो कि किस टॉपिक और किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। इसमें अ यानी नहीं और पीछे कर्म यानी जिसमें कर्म न हो। तो जिसमें कर्म न हो वो अकर्मक क्रिया। परिभाषा देख लीजिए, जिन क्रियाओं के साथ उनका कर्म नहीं होता उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण बड़ा ही आसान है, हमने पहले वाला जो उदाहरण था सकर्मक का उसी को लिया है। सिर्फ गाय जो कर्म था उसको हटा दिया। कृष्ण देखता है, क्या देखता है? जवाब नहीं मिला। किसको देखता है? जवाब नहीं मिला। क्या और किसको, इन दोनों में से अगर एक का भी जवाब मिल जाए तो वो सकर्मक का उदाहरण है। जवाब नहीं मिला तो अकर्मक का उदाहरण है। क्या देखता है? नहीं पता चला। किसको देखता है? नहीं पता चला, यानी कृष्ण देखता है। तो देखना क्रिया का सारा प्रभाव कृष्ण के ऊपर ही पड़ रहा है, यानी सारी मेहनत कृष्ण ही कर रहा है। अब गाय को देख रहा है तो गाय को घूर रहा है या गाय को देख रहा है या मोबाइल देख रहा है, टीवी देख रहा है, मूवी देख रहा है, तो कृष्ण, सिर्फ कृष्ण के ऊपर ही प्रभाव नहीं पड़ा, उस चीज़ के ऊपर भी प्रभाव पड़े तो वह सकर्मक है। यहाँ पर कर्म नहीं है, साफ साफ दिख रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। यानी जिन क्रियाओं के साथ उनका कर्म नहीं होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। कृष्ण देखता है, राम खाता है। क्या खाता है? आम खाता है, पिज्ज़ा खाता है, अमरूद खाता है, खाना खाता है, कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ राम खाता है, तो राम खाता है यानी अकर्मक का उदाहरण है, कर्म साथ में नहीं है। और इस वाक्य में आप देख लीजिए, देखता है क्रिया है, कृष्ण इसका कर्ता है, क्रिया का सारा फल उसके कर्ता कृष्ण पर ही पड़ता है, इसका कर्म नहीं है, अतः यह अकर्मक क्रिया है। बड़ा ही आसान है। आप इस वीडियो को दोबारा तिबारा देख करके आसानी से समझ सकते हो। फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। सकर्मक और अकर्मक को पढ़ा, अब हम सकर्मक क्रिया के भेद के बारे में बात करते हैं। सकर्मक क्रिया के मात्र दो भेद हैं, प्रेरणार्थक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक कर्म साथ में था, अकर्मक में कर्म साथ में नहीं था। द्विकर्मक नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, जिसमें दो कर्म है। प्रेरणार्थक नाम से स्पष्ट हो रहा है, प्रेरणा के साथ आने वाली यानी प्रेरणा देने वाली। सबसे पहले हम प्रेरणार्थक क्रिया का अध्ययन करते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है दोस्तों? जिसमें प्रेरणा दी जाए वो क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। परिभाषा से स्पष्ट है, जहाँ कर्ता स्वयं काम न करता, कर्ता स्वयं काम नहीं करेगा बल्कि किसी और को काम करने की प्रेरणा देता है। कहने का मतलब कर्ता स्वयं काम न कर करके किसी दूसरे से काम करवाता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। दोनों उदाहरण आप देख लीजिए। अध्यापिका छात्राओं को पुस्तक पढ़वाती है या पढ़ाती है। पढ़ने का काम छात्राएं कर रही है, पढ़ने का काम छात्राएं कर रही है। अध्यापिका मेज कुर्सी पे बैठी है आराम से और छात्रा को खड़ा कर दिया, छात्रा खड़ी होकर पुस्तक पढ़ रही। पुस्तक पढ़ने का काम छात्रा कर रही है, लेकिन प्रेरणा किसने दी? प्रेरणा दी है अध्यापिका ने। अध्यापिका ने कहा, प्रेरणा दी, ऑर्डर दिया, आदेश दिया, तभी छात्राओं ने पुस्तक पढ़ने का काम किया। तो यहाँ पर जो वाक्य का कर्ता होता है, इस वाक्य में कर्ता है अध्यापिका। कर्ता जो होता है वो स्वयं काम न करके किसी और से काम करवाती है। तो छात्राएं पढ़ने का काम कर रही हैं लेकिन अध्यापिका करवा रही है। अगले वाले वाक्य में प्रधान अध्यापिका काम करवा रही है अध्यापिका के माध्यम से, लेकिन काम छात्राएं कर रही हैं पढ़ने का। तो यहाँ पर प्रधानाध्यापिका ने प्रेरणा दी, इसमें अध्यापिका ने प्रेरणा दी। जहाँ प्रेरणा दी जाए वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया में एक ही बात आपको ध्यान रखनी है, कर्ता स्वयं काम नहीं करता, किसी दूसरे से करवाता है, तो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं द्विकर्मक क्रिया की। द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म होते हैं, दो कर्म। अब दो कर्म होंगे जिस द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म है तो पहला वाला एक कर्म उसमें प्रधान होगा और दूसरा वाला कर्म जो होगा वो गौण रहेगा, गौण रहेगा। अब पता कैसे चलेगा आपको कि प्रधान कर्म कौन सा है, गौण कर्म कौन सा है? आप क्रिया के पहले क्या लगाएं तो आपको प्रधान कर्म का पता चल जाएगा।
किसको शब्द क्रिया के पहले लगाएं तो आपको गौण कर्म का पता चल जाएगा। इतना सा ट्रिक को ध्यान रखना है, क्रिया के पहले क्या लगाएं तो प्रधान कर्म का पता चलेगा, और क्रिया के पहले किसको शब्द लगाएं, क्वेश्चन पूछें तो आपको गौण कर्म का पता चल जाएगा। उदाहरण देख लीजिए, गुरु शिष्य को पाठ पढ़ाता है। अब दो कर्म हैं, शिष्य एक कर्म, पाठ दूसरा कर्म, एक कर्म और ये दूसरा कर्म। आप क्या लगा के देख लीजिए, आपको प्रधान कर्म का पता चल जाएगा। क्या पढ़ाता है? पाठ पढ़ाता है। पाठ हो गया प्रधान कर्म। किसको पढ़ाता है, इसका जवाब मिल जाएगा तो ये हो गया गौण कर्म। किसको? यानी शिष्य को। शिष्य हो गया गौण कर्म। यानी आपको इतना ध्यान रखना है, प्रधान कर्म चलेगा क्या से, गौण कर्म चलेगा किसको से। जवाब मिल जाए तो दोनों कर्म आपको समझ में आ जाएंगे, बड़ा ही आसान है। तो दो कर्म हैं, शिष्य और पाठ। पाठ हुआ इसका प्रधान कर्म और शिष्य हुआ इसका गौण कर्म। इस वाक्य में पाठ मुख्य कर्म है, शिष्य गौण कर्म है, जैसा कि अभी हमने ट्रिक के साथ आपको समझाया है। अब द्विकर्मक और प्रेरणार्थक क्रियाओं के बाद हम प्रेरणार्थक क्रियाओं के भागों का अध्ययन करते हैं। चार्ट में हमने आपको पूरा चार्ट विस्तार से दिखाया था। आगे भी हम उस चार्ट का ट्रिक के रूप में अध्ययन करेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। इन दोनों का हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। आइए दोस्तों, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का अध्ययन करते हैं। परिभाषा देख लीजिए, वह क्रिया जिसमें कर्ता किसी काम को स्वयं न करके दूसरे से करवाता है। काम करने वाला दूसरा, यानी वाक्य में आपको एक तो कर्ता नजर आएगा और काम करवाने वाला कोई और, यानी काम करता हुआ आपको कोई और नजर आएगा। उदाहरण देख लीजिए, अध्यापिका छात्राओं को पुस्तक पढ़ाती है, यहाँ पर पढ़ाती है कर लीजिए। तो अध्यापिका छात्राओं को पुस्तक पढ़ाती है। अब अध्यापिका मेज कुर्सी पे बैठी है, पुस्तक पढ़ाने का काम कर रही है। क्लास में छात्रा को खड़ा कर दिया, छात्रा पुस्तक पढ़ रही है बड़ी आराम से। तो पढ़वा कौन रहा है, प्रेरणा कौन दे रहा है? कर्ता तो स्वयं काम नहीं कर रहा। अध्यापिका इस वाक्य में करता है, तो काम कौन कर रहा है? छात्रा है। तो छात्राओं से काम कौन करवा रहा है? परिभाषा से साफ स्पष्ट है, कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे से करवाता है। अध्यापिका ने काम नहीं करा, दूसरे यानी छात्राओं से काम करवाया है। तो ये हो गया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा उदाहरण देख लिए, सीता लड़की को हंसाती, हंसाने का काम हो रहा है, क्रिया हो रही है। सीता करता है, स्वयं काम नहीं कर रही है, बल्कि हंसने का काम कौन कर रहा है? लड़की। लड़की को कौन हंसा रहा है? सीता। तो हंसने का काम लड़की कर रही है और काम करवा कौन रहा है? सीता। तो ये हो गया प्रथम प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे से करवाता है। सीता करता है, काम नहीं कर रही, हंसाने खुद नहीं कर रही है, बल्कि लड़की से करवा रही है हंसाने का कार्य। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया को देख लीजिए दोस्तों। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता तो स्वयं काम करता ही नहीं है, प्रेरणा देता है किसी और को, वो भी काम नहीं करता, वो काम किसी और से कराता है। यानी अब तीन हो गए काम, थर्ड पर्सन कर रहा है, बीच में एक माध्यम है। कर्ता स्वयं काम नहीं कर रहा, कर्ता स्वयं काम न करके बीच के माध्यम से थर्ड पर्सन से काम कराता है। तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है, यानी कर्ता स्वयं काम न करके किसी अन्य व्यक्ति को काम कराने की प्रेरणा देता है। कोई अन्य व्यक्ति काम करवा रहा है, करने वाला थर्ड पर्सन। उदाहरण देख लीजिए, प्रधानाध्यापिका वाक्य में करता है, स्वयं काम नहीं कर रहा, उसने क्लास खाली है, बच्चे मस्ती कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, बच्चे तो स्वयं पढ़ते नहीं हैं, क्लास में पीरियड खाली है तो मस्ती करने लग जाते हैं। अध्यापिका को भेजा, पढ़ा के आओ। अध्यापिका ने छात्रा को खड़ा करके बोल दिया पाठ पढ़ो, तो छात्रा पाठ पढ़ने का काम कर रही है, लेकिन कराया किसने? अध्यापिका ने। अध्यापिका को प्रेरणा किसने दी? प्रधानाध्यापिका ने। तो प्रधानाध्यापिका काम करा रही है, माध्यम है अध्यापिका, और थर्ड पर्सन यानी छात्राएं काम कर रही हैं। दूसरा वाला उदाहरण देखिए, वह करता है, वह लड़की हंसने का काम कर रही है, लेकिन वह जो है लड़की को डायरेक्ट नहीं हंसा रहा है, लड़की को हंसा रहा है उसका भाई। तो वह
हंसाने का काम करने की प्रेरणा दे रहा है। किसको? उसने प्रेरणा दी उसके भाई को। भाई ने हंसाया, किसको हंसाया? लड़की को। और लड़की हंस रही है, हंसने का काम लड़की ने किया है, लेकिन करवाया किसने? वह ने। किसके माध्यम से? उसके भाई के माध्यम से। करता काम नहीं करता, किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरणा देता है। भाई को प्रेरणा दी, काम करने वाला थर्ड पर्सन लड़की, तब जाके हंसने का कार्य हुआ। यही द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। ये हो गई क्रियाएं। अब इसके बाद सकर्मक हो चाहे अकर्मक हो, दोनों ही क्रियाओं के चार उपभेद हैं। दोनों ही क्रियाओं के चार उपभेद हैं। पहला अपूर्ण क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा पूर्वकालिक क्रिया। इन चारों का हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया क्या होती है दोस्तों? मैं जल्दी इस वीडियो को इसलिए शुरू कर रहा हूँ ताकि आपका समय वेस्टेज न जाए। अपूर्ण क्रिया क्या होती है? कुछ क्रियाएं अन्य शब्दों के बिना अपना पूरा अर्थ प्रकट नहीं कर पाती हैं। पूरा अर्थ प्रकट नहीं कर पाती है, यानी वो वाक्य में समझ में ही नहीं आता जब तक उनके साथ कोई शब्द अलग से जोड़ा न जाए, तो वह अपूर्ण क्रिया होती है। जैसे हमने कहा वह है, कि वह क्या है? वह मूर्ख है, बुद्धिमान है, बेवकूफ़ है, पागल है, बुद्धिमान है, विद्वान है। वह है क्या? इसका इस वाक्य से पता नहीं चल रहा है। होना क्रिया है, तो वह है क्या चीज़, इसका हमें पता नहीं चला, इसलिए अपूर्ण क्रिया है। यानी इसके पहले कुछ अन्य शब्द लगाना पड़ेगा, तभी वो अपना पूरा अर्थ प्रकट कर पाएगी। उस शब्द के बिना वो अपना पूरा अर्थ प्रकट नहीं कर पा रही है, इसलिए अपूर्ण क्रिया है। वह है, उदाहरण से हमें समझ में नहीं आया कि किस होने का काम हो रहा है। इसके पहले कुछ ना कुछ शब्द लगाना पड़ेगा जिससे हमें पता चले कि वो आखिर में है क्या। ये आधा अधूरा जो ज्ञान होगा वो हमें समझ में नहीं आएगा, उसके होने का पता नहीं चला, तो वह बुद्धिमान है, वह मूर्ख है। इसलिए वह है क्रिया के पहले कुछ शब्द लगाने पड़ेंगे अर्थ प्रकट करने के लिए। अगर शब्द नहीं आया तो अपूर्ण क्रिया होगी। यही अपूर्ण क्रिया है। इसके बाद हम संयुक्त क्रिया की बात करते हैं। संयुक्त क्रिया जैसे कि नाम से स्पष्ट है, संयुक्त यानी दो या दो से अधिक क्रियाओं से मिलकर बनी। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रिया होगी वहाँ संयुक्त क्रिया कहलाएगी। दो या दो से अधिक क्रिया धातु मिले हुए हो वह संयुक्त क्रिया कहलाएगी। यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए, दो धातु या दो क्रिया मिली हुई होगी, संयुक्त क्रिया। उदाहरण देख लीजिए, वह पढ़ाई कर चुका है, चुकना करना। वह गाना चाहता है, गाना चाहना। तीसरा वर्षा होने लगी, होना लगना। बालक खेला करता है, खेलना और करना। राहुल ने पत्र लिख डाला, लिखना और डालना, यानी पत्र लिख डाला। दो क्रियाएं धातु जुड़ी हुई है, ये संयुक्त क्रिया है। संज्ञा आदि शब्दों से संज्ञाओं, सर्वनामों, विशेषणों उसका रूप परिवर्तन करके उसे क्रिया का रूप दे दिया जाता है, तो नाम धातु क्रिया होगा। जैसे लात संज्ञा शब्द है, धमकी संज्ञा शब्द, दुख संज्ञा शब्द, उद्धार संज्ञा शब्द है। अब इससे क्रिया कैसे बनेगी? लात से लात मारना यानी लतियाना क्रिया बन गई। धमकी देना यानी धमकाना क्रिया बन गई। दुखना, उद्धार करना, उद्धारना। वाक्य प्रयोग देख लीजिए, लतियाना, सिपाही चोर को लतियाता है, कहने का मतलब लात मारता है। लात मारना यानी लतियाने का काम हुआ है, तो लतियाना सब क्रिया का पता किस शब्द से चला? लतियाता है। धमकाना क्रिया है, माँ बच्चे को धमकाती है, धमकाने का काम हो रहा है, किससे पता चला? धमकाती है, तो यहाँ धमकाना क्रिया है। दुखना, मेरा सिर दुखता है, दुखने का पता किससे चला? दुखता है से। गंगा पापियों को उद्धारती है, उनका उद्धार करती है, तो गंगा पापियों का उद्धार करने का काम करती है, पता किससे चला? उद्धारती है शब्द से। तो ये जो नाम धातु क्रिया होगी ये संज्ञा आदि शब्दों से मिलकर बनती है, इसी को हम नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया को देख लीजिए दोस्तों। पूर्वकालिक नाम से स्पष्ट है, एक क्रिया पूर्ण होती है, उसके पहले एक और क्रिया पूर्ण हो जाती है।
पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली क्रिया को पूर्व क्रिया कहते। काम दोनों पूरे हो चुके हैं, ऐसा नहीं है कि काम दोनों रुक गए हों, काम दोनों पूरे हो चुके हैं, लेकिन एक काम पूरा करके कर शब्द नज़र आ जाएगा क्रिया के बाद। यानी एक काम जो पहले पूरा हुआ है उसके पीछे आपको कर शब्द जुड़ा हुआ नज़र आएगा, उसके बाद दूसरा काम हो जाएगा। उदाहरण देख लीजिए, यानी किसी पूर्ण क्रिया के पहले आने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्ण क्रिया उदाहरण देख लीजिए, सो गया, पहले आई क्रिया कौन सी? खाकर, तो ये हो गई पूर्वकालिक क्रिया। अब अच्छी तरह से उदाहरण को समझिए, वह खाना खाकर सो गया, क्या करके सोया? कर। आपको धातु के साथ कर लगा हुआ नजर आ जाएगा, कर लगा हुआ नजर आया, यानी कि पूर्वकालिक क्रिया। वह खाना खाकर सो गया, खेत से लौटकर सो गया, खेत से लौटकर खाना खा लिया, लौटकर, खेलकर, दौड़कर, आकर, पढ़कर, कर शब्द आपको नजर आ जाएगा आगे वाली क्रिया में। बाद वाली तो जो हो ही रही है, यानी पूर्ण क्रिया के पहले काम पूरा हो चुका है, लेकिन उसके पहले आने वाली क्रिया जो वो कर चुका है, कर चुका है, कर आपको नजर आएगा पूर्वकालिक क्रिया। वह खाना खाकर सो गया, सोने का काम किया है, लेकिन उसके पहले उसने कोई काम और करा है, वह पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व में कर ली ना, पूर्व में कर चुका उस क्रिया को। पढ़कर खेलने जाओ, यानी खेलने तो जाओ लेकिन पढ़कर, यानी पढ़ने का काम पहले होगा। राम ने खेलकर दूध पी लिया, दूध तो पी लिया, लेकिन क्या किया उसके पहले? यानी एक काम के पहले दूसरा काम जो किया वो पूर्वकालिक क्रिया। खाकर सोने का काम किया, पढ़कर खेलने का, खेलकर दूध पीने का, खेत से लौटकर खाने का। तो इसी प्रकार से जहाँ पर भी कर शब्द धातु के बाद आपको लगा हुआ नजर आए वह पूर्वकालिक क्रिया होगी। खाकर, पढ़कर, खेलकर, ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। क्रिया के संपूर्ण रूपों को हम चार्ट के रूप में प्रस्तुत करते हैं। क्रिया के दो भेद, पहला सकर्मक, दूसरा अकर्मक। सकर्मक के दो भेद, प्रेरणार्थक और द्विकर्मक। सकर्मक में कर्म साथ में होता है, अकर्मक में कर्म साथ में नहीं होता। सकर्मक प्रेरणार्थक, प्रेरणा दी जाती है। द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं, पहले कर्म का पता क्या से, दूसरे कर्म का पता किसको से। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप, प्रथम प्रेरणार्थक जिसमें स्वयं काम न करके किसी और से कराता है, दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक जिसमें स्वयं काम नहीं करता, किसी माध्यम से काम कराता, थर्ड पर्सन से। और सकर्मक के और अकर्मक के दोनों के चार उपभेद हैं। अपूर्ण क्रिया कुछ शब्दों के बिना पूर्ण नहीं होती, वो शब्द आगे लगाना पड़ता है। वह है जैसे बुद्धिमान, पागल या मूर्ख, बुद्धिमान, विद्वान, आगे शब्द लगाना पड़ेगा। संयुक्त क्रिया जिसमें दो क्रियाएं एक साथ आती है। नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से मिलकर बनती है। पूर्वकालिक क्रिया कोई कार्य हो रहा है, उसके पहले एक और कार्य हुआ करके वो कार्य करेगा, यानी कर शब्द लगा हुआ आपको नजर आएगा, वो होगी पूर्वकालिक क्रिया। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे YouTube चैनल को आपका अपना प्यार भरा आशीर्वाद देते रहें। हिंदी एकेडमी हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।